Hello students, welcome back to your wonderful channel SG Tutorial. This is your lecture 4 of electric charges and field. तो in the last lecture we have studied about Coulomb's law. तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे Coulomb's law पर बेस्ड कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स. तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से जो कि ऑलरेडी बोर्ड पर है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स A and B having charges 8 into 10 to the power -6 and 2 into 10 to the power -6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charged particle be placed so that it does not experience net electric force? ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई दो चार्ज पार्टिकल है जिनको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया. पहले तो दो चार्ज पार्टिकल है जिनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है. ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है कितना, 20 सेंटीमीटर है. इसको मैंने Q मान लिया, Q1 और इसको Q2. अब बोला जा रहा है कि एक थर्ड चार्ज पार्टिकल है, उस पर कितना, उसका जो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया. ये सपोज करो मैंने ये थर्ड चार्ज पार्टिकल है, इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है. इससे इसकी जो डिस्टेंस है मैंने देख लिया कि भाई x सेंटीमीटर मैंने मान लिया, ठीक है. x सेंटीमीटर पे मैंने इसको थर्ड चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, ठीक है. अब क्या है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे ये जो चार्ज पार्टिकल है. ऐसा कब हो सकता है आप बताओ. होता क्या है, अगर सपोज करो यहाँ पर आप खड़े हुए हो, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, आप चाहते हो कि मेरी पोजीशन चेंज ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे, एक बंदा आपको इधर से खींच रहा है और एक बंदा इस डायरेक्शन से आपको खींच रहा है, ठीक है. आपकी जो पोजीशन चेंज कब नहीं होगी, जब ये भी उतने ही फोर्स से आपको खींचे और एक ये भी उतने ही फोर्स से आपको खींचे, ठीक है, तभी तो पोजीशन आपकी चेंज नहीं होगी. अगर सपोज करो ये बहुत ही मोटा तगड़ा इंसान है, आपको खींच रहा है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, इसकी तरफ खींचे चले जाओगे. लेकिन ये बंदा चाहता है, ये आप चाहते हो कि भाई मैं इसकी तरफ ना जा पाऊँ, तो आप इसको बोलोगे भाई अपना फोर्स बढ़ा ले, तो दो लोग मिलके खींचने लग गए, तो आपकी पोजीशन क्या रहेगी, वहीं की वहीं रहेगी. अल्टीमेटली बात क्या है, फोर्स कब हमारा इस तरीके से रहेगा, बैलेंस कंडीशन में. बैलेंस्ड कंडीशन में जो पोजीशन है पार्टिकल की वो चेंज नहीं होगी अगर दोनों बैलेंस कंडीशन में फोर्स लग रहा है. तो अभी क्या है, यहाँ पर ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है. जब कुछ नहीं साइन दिया तो ये पॉजिटिव है. तो जब ये पॉजिटिव इस पर कैसा लगाएगा, रिपल्शन का, तो रिपल्शन का फोर्स जो लगेगा वो इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा. ये इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा. तो अगर मैं इस पार्टिकल पे ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इनको मैं इक्वल कर दूं, तो ये इसकी पोजीशन सेम रहेगी, मतलब ये तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बैलेंस कंडीशन हो जाएगी, ठीक है. तो चलिए फिर यही करते हैं. अब ये F1 और F2 हम निकाल लेते हैं, फिर उसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है. फिर अब क्या करेंगे हम, ये जो F1 फोर्स है, ठीक है, ये F1 फोर्स ये मैंने कंसिडर कर लिया F2, और इस पर ये जो लगने वाला है F1. तो F1 फोर्स की पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये Q1 और ये क्या है स्मॉल q. इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल 20 + x सेंटीमीटर, ठीक है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 + x सेंटीमीटर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 + x का होल स्क्वायर. यहाँ पर मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है आगे देखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी कि F2 जो फोर्स है इसकी वजह से इस पर जो ये इसको इसकी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. उसकी वैल्यू क्या होगी, F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ले लेंगे हम, और क्या है यहाँ पर ये Q ही है, Q यहाँ पर कितना है, ये x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक. अब क्या है, मैंने क्या कंडीशन बनाई थी, F1 = F2, F1 = F2. तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर दिया. तो
क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नहीं Q1 Q 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बचता क्या है Q1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम। Q1 की वैल्यू कितनी थी 8 इंटू 10⁻⁻6 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 और x का होल स्क्वायर। अभी समझ में आया मैंने सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर मैं करती भी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 हो गया। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो अब क्या हो गया, इसको क्या करना है मेरे को, ये 4/20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट कर स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/20 प्लस एक्स का 2/20 प्लस एक्स और 1/x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, एक्स इधर आ गया तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इस ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई, और यही मेरे को पता करना था। तो हमें इस चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर रखना है, आइडियली इस केस में यहाँ पर रखना है, जिससे कि ये इस पर कोई भी फोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ना अट्रैक्शन का ना रिपल्शन का। इस चार्ज पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एकदम इसी जगह रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज there are 3 charges Q1 Q2 Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q? What is the force on charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure? फिगर में हमें क्या दे रखा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l है, साइड जो लेंथ है वो तीनों की, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों लेंथ कितनी हो जाएगी स्मॉल l, सबके इक्वल है, और 3 चार्जेस रखे हुए हैं कहाँ पर, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे। ये मेरे 3 चार्जेस हैं, ठीक है। Q1 Q2 Q3 नाम लिखने की ज़रूरत है क्योंकि वो तो ऑलरेडी सारे इक्वल किसके हैं, Q के ही इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर ये Q चार्जेस है उनको इक्वल कर दिया। अब क्या कह रहा है कि एक कैपिटल Q चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। ये ट्रायंगल का जो ये सेंट्रॉइड है यहाँ पर ये Q चार्ज रखा हुआ है। अब इस Q चार्ज पर इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। FQ मेरे को फाइंड आउट करना है, इस पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। अभी आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस के बीच में हम फोर्स कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, क्या चाहिए होता है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे इन 2 चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है तो क्या डिस्टेंस गिवन है, नहीं गिवन है, तो उसको अब हम क्या करेंगे, पहले इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे, देन हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पहले अभी आप ये पता देखिए कि भाई आपको इसमें पता क्या क्या है, ठीक है। ये एक तो मुझे ये L लेंथ पता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हमें पता है, ये सेंट्रॉइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड है तो ये लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, देखो अगर मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ यहाँ पर इसके बेस पर, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये AO जो है ये कितनी हो जाएगी, AO हमारी हो जाएगी इसके, ये जो DAD जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो 2/3 AD के हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है।
ये जो AO है वो कितना है, 2/3 AD का होता है। अब क्या मुझे AD पता है? क्या मुझे ये AD पता है? नहीं पता है ये भी। अब मुझे ये भी फाइंड आउट करना है। तो AD फाइंड आउट कैसे किया जाएगा उसको भी देखते हैं। अभी मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ये इस ट्रायंगल में आपको देखना है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल ये है, ये मुझे ये क्या दे रखा है, 90 डिग्री एंगल है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये टोटल कितना होता है 60, तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो क्या ये लेंथ मुझको पता है, तो मैं ये वाली निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की मदद से निकाल लेंगे। देखो जिन्होंने, जो बायो के बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता वो इधर देख लें फिर से एक बार, पढ़ा तो उन लोगों ने भी होगा ही। ये एंगल गिवन है AD और ये C है, हाँ, और ये 90 डिग्री, ये L दे रखा है, ये मुझे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, AD क्या हो जाएगी, ये AC जो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, और ये बेस AC cos 30 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, AC cos 30 हो जाएगा। तो AD की जो AC क्या है, L है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो AD की वैल्यू कितनी मिल गई, 2/3, और यहाँ से ये AD की वैल्यू पुट कर दी, L √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से √3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/√3L। मुझे AO निकल गया। देखो अब ये जो डिस्टेंस है वो मेरे को पता चल गई, AO 1/√3L। तो इसी तरीके ये भी इक्वल ही होगी ना इसके, 1/√3L। तो मुझे दोनों, यहाँ इस वाले दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मिल गया, यहाँ वाला डिस्टेंस भी मिल गया, यहाँ वाला भी मिल गया। तो अब मैं चार्जेस के बीच का फोर्स आराम से निकाल सकती हूँ। तो चलिए फिर फोर्स निकाल लेते हैं हम। तो अब मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है। लेंथ पता है 1/√3L, 1/√3L। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो देख लो। ये यहाँ पर कितना लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि गिवन है विद द सेम साइन एज क्यू, इसका भी साइन सेम है, ये भी साइन जो है सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इस वाले चार्ज को नीचे की तरफ पुश करेगा। ये मैंने मान लिया F1। तो पहले हम F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 इज इक्वल टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है Q, और Q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन कितना R स्क्वायर कितना है 1/√3L का होल स्क्वायर, 1/√3L का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q 1/3 L स्क्वायर। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये F1 की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, F1 की। अब बच्चों क्या इन दोनों के बीच का भी तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है हमारा, तो क्या मुझे दोबारा निकालने की ज़रूरत है, नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी, किसके इक्वल, F2 के भी इक्वल है, सेम विद Q, इसके Q3, इन दोनों के बीच का भी, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या हो जाएगा ये भी F3 के इक्वल है। तो अब क्या है सीन कि इस चार्ज पार्टिकल पे F1 F2 F3 फोर्स लग रहे हैं। तो F1 फोर्स नीचे डायरेक्शन में लग रहा है और F2 किसकी वजह से यहाँ पर लग रहा है। तो क्या है इस चार्ज की वजह से ये जो ये भी है, ये किधर पुश करेगा, ये भी इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस चार्ज पे F2, ठीक है। इसकी वजह से किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में F3, ये इसको इधर डायरेक्शन में पुश करेगा। तो अब एक बात बताइए कि अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्या तीनों को ऐड कर देंगे, नहीं, तीनों को ऐड करेंगे नहीं, ये तो ऑलरेडी हमें ये इस लाइन में मिल रहा है। तो मुझे इन दोनों फोर्स का दिख रहा है, जैसे सपोज ये देखो क्या है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ऐसा भी नहीं है कि ये ज़्यादा शक्तिशाली फोर्स है तो ये इधर की तरफ चला जाता, लेकिन मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है,
तो क्या हो जाएगा, ये बीच में जाएगा, बीच वाली डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसके लिए एफ, कैपिटल एफ ये फोर्स लगेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस कैपिटल एफ की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये क्या है, ये आपको वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ, जो पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसको आपकी क्लास, मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एडिशन पे ही रहेगी, वेक्टर एडिशन पे रहेगी, जिसमें हम पैरेललोग्राम लॉ है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ना समझ में आए तो डिटेल में आप मेरा वो लेक्चर देख लीजिएगा। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि ये जो वेक्टर लॉ है इस पर ये किस तरीके से काम करेगा। F2 और F3 जो है ये बीच में, ये इसका मुझे निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ में, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके लिए a और b की वैल्यू तो मुझे पता है, F1 और F2 है। ठीक है, cos थीटा कहाँ से लाओगे, अरे वेरी सिंपल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना है, दिमाग लगाओ कितना होगा, 120 डिग्री। ये कितना है, 60। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री एंगल है ये इन दोनों के बीच का, तो मैं यहाँ पर 120 रख दूंगी। तो फिलहाल तो पहले ये जो रिजल्टेंट आर नहीं लिखना, हमें एफ लिखना है, क्योंकि हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ए और बी की वैल्यू कितनी है, F1 और F2 पुट करो। F1 और F2 भी नहीं, F2 एंड F3 है। ठीक है, ये F2 एंड F3, F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120। तो अब F3 की वैल्यू किसके इक्वल है, F2 के है, या तो F2 इज इक्वल टू F3 लिख दो, मैं यहाँ पर F2 ही लिख रही हूँ। F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर F2, तो कितना हो जाएगा 2F2 स्क्वायर cos 120 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1/2। तो cos 120 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, माइनस का 1/2 होती है। और जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख लें क्या होता है, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos 60, तो इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 2F2 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस F2 स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, ये हो गया अंडर रूट में F2 स्क्वायर, और तो F की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट से बाहर F2। तो F की वैल्यू कितनी आई, F2 के इक्वल, मीन्स ये जो फोर्स है F वो कितने फोर्स से ऊपर की तरफ खींचेगा, सेम ये मैग्नीट्यूड के से खींचेगा F2, जो ये जो F2 की वैल्यू है। तो इसका मतलब F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू सेम है, मीन्स कि इस पार्टिकल पर, इस कैपिटल Q पर F2 और F1 फोर्स लग रहा है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। और जब दो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0। तो 0 फोर्स हो गया, तो मीन्स क्या है, इस कैपिटल Q पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, 0। तो आंसर इज 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ज़्यादा अगर आप लोगों को डिटेल में जो कुछ क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।